18 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। रजिस्ट्रेशन और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के कुछ खास जाने माने डॉक्टर जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर संजय रॉय जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के सेठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ संजय रॉय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल ये है, जब मैं वैक्सीन लगवाने आपके पास आया था, थर्ड फेज़ का ट्रायल चल रहा था, उस समय बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन अभी भी अफवाहें ख़त्म नहीं हुई हैं। बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इवन अगर आप वैक्सीन ट्रायल की देखें तो फेज़ 1 फेज़ 2 में जितना लोगों में उत्साह था, फेज़ 3 में आते आते लोगों में कम हो गया था काफ़ी उत्साह। फेज़ 1 में हमें 100 की ज़रूरत थी, 4,500 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन फेज़ 3 में 1,500 की ज़रूरत थी, उतने नहीं, बाद में फिर लोग आए, फिर हमने कंप्लीट किया उसको। तो ये था, बीच में जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी को शुरू किया गया तो भी हेजिटेंसी लोगों में काफ़ी थी, बट धीरे धीरे लोगों को जब ये पता चला कि नहीं, वैक्सीन ही इसका एक मात्र सॉल्यूशन है और रियली इस बीमारी को अगर लंबे समय से हमें कंट्रोल करना है तो वैक्सीनेशन ही एक इसका जो भी है ट्रीटमेंट कहें या कंट्रोल करने का साधन कहें, सबसे कारगर उपाय कहें, जो भी कहना हो कर लें, बट लेकिन वह वैक्सीन ही है जो अगर लंबे समय से इससे निजात पानी है तो वह करना पड़ेगा। लकली पूरी दुनिया में जो है 13 वैक्सीन इस समय अवेलेबल है और जो 2 वैक्सीन भारत में भी अभी अवेलेबल है, एक और स्पुतनिक जल्दी ही आने वाला है, वह कम से कम सुरक्षित हैं और इफेक्टिव भी हैं। जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, जो भी डेटा अवेलेबल है, उस बेसिस पे ये कहा जा सकता है। तो धीरे धीरे लोगों में जो हेजिटेंसी थी वह कम होती जा रही है। और आप लोगों का जो भी हमारे दर्शकों के लिए बताइए ताकि वो समझ सकें कि जब वैक्सीन का शॉट लगेगा तो वो आपके शरीर में जाने के बाद वैक्सीन किस तरह से काम करती है और किस तरह से आपको इम्यून कर देती है इस बीमारी के खिलाफ। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, वैक्सीन जो है ऑलमोस्ट उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे नेचुरल इन्फेक्शन काम करता है। जैसे नेचुरल इन्फेक्शन शरीर में जाता है तो शरीर में 2 प्रक्रिया होती है, एक तो उसको लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती है और दूसरा जो है शरीर में एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप हो जाती है जिसको हम सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं, वह डेवलप हो जाती है, ये दोनों। लेकिन चूंकि वो पहली बार वायरस आ रहा है इसलिए अभी पहले से ये दोनों ही नहीं होता है, नहीं एंटीबॉडीज़ होते हैं और ये तो शरीर उससे उस समय नहीं लड़ पाता। वायरस जो है शरीर पे आक्रमण कर देता है और शरीर को कमज़ोर कर देता है, लेकिन धीरे धीरे यही एंटीबॉडीज़ बन के उस वायरस को मारते हैं। इस वायरस के अगेंस्ट अभी तक हमारे पास कोई दवा नहीं है जो इस वायरस को कंप्लीटली ख़त्म कर दे। शरीर की इम्यूनिटी ही ख़त्म करती है, सेल्फ ये लिमिटिंग डिजीज कहते हैं कि मतलब उस वायरस को शरीर अपने आप ख़त्म करता है और वो ख़त्म होता है। सेम प्रिंसिपल पे वैक्सीन भी काम करता है। जब हम वैक्सीन को देते हैं तो शरीर को ये लगता है कि वह वायरस आ गया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है, लेकिन वह वायरस नहीं होता, इसलिए वो डिजीज़ नहीं करता है, शरीर में रोग नहीं पैदा करता है, लेकिन वो प्रतिरोधक क्षमता शरीर उसके अगेंस्ट बना लेता है और जब सही का वायरस आता है तो वह उससे लड़ता है और वह उसको जो है शरीर को प्रभावित नहीं होने देता है। अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वह उसकी सीवियरिटी को कम करता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो वैक्सीन जो है काम करता है, इस बेसिक प्रिंसिपल पे। साथ में वो एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी डेवलप करता है वैक्सीन भी, कि अगर फ्यूचर में कभी इस टाइप के वायरस फिर आते हैं, जितनी बार आक्रमण करेंगे, वह चूंकि ऑलरेडी पहले से बॉडी सेंसिटाइज है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है बॉडी के पास, वह जो है तुरंत जो है शरीर को एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि ये आक्रमण हो रहा है शरीर पे, इसको जो है बचाया जाए शरीर को, और वो तुरंत जो है लार्ज संख्या में जो है ये बनाते हैं, आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं और उस तरीके से प्रतिरोधक क्षमता हमारी डेवलप होती है और उस तरीके से हम बचते हैं इससे। जी डॉक्टर संजय रॉय, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि इस वैक्सीन के लगने के बाद आप कितने फीसदी इम्यूनिटी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि लोगों में बहुत सारे भ्रम ये भी हैं कि एक बार वैक्सीन लग गया तो फिर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। हालांकि कुछ मामले ऐसे देखने में आए हैं, तो कितने फीसदी व्यक्ति जो है वो शॉट लगवाने के बाद इम्यून हो जाता है?
देखिए जो कोरोना की वैक्सीन है, जो हमारे पास 2 वैक्सीन जो इस कंट्री में दे रहे हैं, उसका जो है इफिकेसी एक डेटा होता है कि कितना इफेक्टिव है वैक्सीन को उसको रोकने में। रोकने का मतलब इन्फेक्शन रोकने का नहीं है, क्योंकि जो भी क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं वह सारे, चाहे वो जो 13 वैक्सीन है इस समय, चाहे मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है जो फाइजर की है, या यहाँ पे जो हमारी होल विरियन इनएक्टिवेटेड है, चाहे वो वेक्टर वाली जो है एस्ट्राजिनका जिसको सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड बना रहा है, सारे वैक्सीन का जो है जो इफिकेसी की हम बात करते हैं कि वो कितने % लोगों में सक्षम है इसको सिम्टोमेटिक केसेस को रोकने में और सीवियरिटी को रोकने में, इन्फेक्शन को रोकने में कितना सक्षम है, इसका डेटा अभी तक नहीं है। क्योंकि जो भी ट्रायल्स हुए हैं वो सीवियरिटी को रोकने के लिए हो रहे हैं कि कितना सीवियरिटी रोक रहा है और कितने में सिम्टम्स रोक रहा है। तो जो ये है अराउंड 70 to 80% जो हमारे यहाँ है ये रोक रहे हैं, उसको इफिकेसी जो है उनकी 70 to 80% के आसपास है। जैसे कोवैक्सीन की जो है 81% के आसपास थी, उसके बाद जो है जब ज़्यादा केसेज आ गए फाइनल एनालिसिस में 78% आया है। इनका जो है करीब 70% के आसपास है कोविशील्ड का। तो दोनों ही काफ़ी है, 70% भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन सीवियरिटी रोकने में उससे भी ज़्यादा कारगर है। ये तो सिम्टम्स रोकने में इतने % हैं, सीवियरिटी रोकने में बहुत ही अच्छा। एग्जैक्ट डेटा कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों को सीवियरिटी उसके बाद भी हुई है। जब क्लिनिकल ट्रायल था उसमें तो 100% था जी डेटा। डॉक्टर संजय राय, यह एक 100% सवाल ये है कि कल परसों हमने देखा स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये कह दिया गया कि आप अपने घरों में भी रहें तो मास्क लगा के रहें। क्या ये अब समय की मांग है कि जब आप घर में रहें तब भी मास्क लगा के रहें? देखिए ये बीमारी कैसे फैलती है अगर हम सभी लोग समझें तो उस पर जो है अपने आप जो है कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये बीमारी पर्सन टू पर्सन फैलती है। मेनली ड्रॉपलेट 3 रूट हैं, शुरू से हम लोग बताते रहे हैं, ड्रॉपलेट, फोमाइट और जो है एरोसाल। एरोसाल वही है जो बात करने पे जो बहुत ही छोटे कण ड्रॉपलेट के होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। उसका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, लेकिन एक स्टडी अभी लैंसेट में आई थी तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कि उसका बहुत ज़्यादा ये, अगर हम मान लें लैंसेट वाली स्ट्रिप पे कंप्लीट उसको वेटेज ज़्यादा दे दे तो हमारे फिर सारे ये जो है 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन करना और इसे बेमानी हो जाएगा। तो एक स्टडी ठीक है, उन्होंने एक एविडेंस जनरेट किया है, एक स्टडी पे हम अभी उतना वेटेज उसको नहीं दे सकते हैं। हमारी अभी भी स्ट्रेटजी, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी वही रहेगी, 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन करना, सभी लोगों को मास्क पहनना, और ये इफेक्टिव है। ये प्रूफ हो चुका है कि काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। जहाँ तक रही घर में बात, अगर आप घर के बिल्कुल क्लोज लोगों में हैं और घर के अंदर ही रहते हैं तब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग बाहर आते जाते रहते हैं हमेशा, उनसे जो है घर के दूसरे लोगों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहेगा। उनको जो है या तो किसी भी तरीके से ये दूरी बना के रखें। अगर मास्क पहन लेते हैं तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि देखिए मास्क 2 तरीके से प्रोटेक्ट करता है। एक तो ड्रॉपलेट अगर घर के अंदर है, कहीं भी है, तो आप उसको इनहेल नहीं करेंगे तो उससे प्रोटेक्शन हुआ। दूसरा, अगर आप इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं तो ड्रॉपलेट बाहर बनने नहीं देगा या एरोसॉल बनने नहीं देगा, तो वह बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। इस वे में जो है वह आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो जो भी हमें स्ट्रेटजी इस समय बनानी है सारी जो है, क्योंकि देश की जो स्थिति आप देख रहे हैं, आपने खुद ही बताया 3,60,000 से ऊपर केसेज हो रहे हैं और अभी ये एंड नहीं हुआ है। ये कहीं भी जो है एक्सेप्ट महाराष्ट्र छोड़ दिया जाए जहां प्लेटू आ गया है, कहीं भी डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, हर जगह अपवर्ड ट्रेंड है। तो वर्स्ट अभी और भी आ सकता है। हमें इस समय जो है मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर संजय राय, एक बहुत अहम सवाल है जो इस वक्त लोग पूछ रहे हैं, क्या हवा के जरिए फैल रहा है, ये लोग कह रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर आप बंद कमरे में हैं, घर के दरवाजे खिड़की आपने बंद कर रखे हैं और एक भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो पूरे घर को वो इन्फेक्टेड कर देगा। और दूसरा जो भ्रम है कि हवा में भी फैल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि अगर वो उनके खिड़की दरवाजे खोलना भी चाहें तो इस डर से नहीं खोल रहे हैं कि बाहर से हवा से इन्फेक्शन अंदर आ जाएगा। सही तरीका क्या है? क्या घर में रहते वक्त खिड़की दरवाजे खोल के रखना चाहिए या बंद करके रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि रियली देखिए ये तो भ्रम नहीं है कि हवा से फैल रहा है। ये एरोसॉल से जो मैं बात कर रहा था, ये शुरू से अगर आप देखें जब से ये दिसंबर 2019 से आया है तब से ये 3 रूट कहे जा रहे थे। बट तीसरा रूट जो एरोसॉल जो हवा से फैलने की है, वो अभी जो लैंसेट में एक पब्लिकेशन आया उसके बाद से थोड़ा ज़्यादा चर्चा में आ गया है। अभी 1-2 हफ्ते पहले आया था।
हवा से फैल रहा है, पहले भी था, मेन रूट अभी भी हम उसको नहीं मानते कि ये है हवा से। दूसरा, जहाँ तक खिड़की और ये बंद रखने की बात है, जी नहीं, अगर हम क्रॉस वेंटिलेशन रखते हैं कहीं भी, इवन हम हॉस्पिटल में भी अगर आप देखें उन वार्ड्स में जहाँ कोविड को एडमिट करते हैं उनमें हम चाहते हैं कि हमेशा क्रॉस वेंटिलेशन रहे, कि ये जब हवा में ड्राई हो जाते हैं जल्दी, ड्राई होके जो इनकी डेथ हो जाती है इस वायरस की। और हमारे यहाँ जिस तरीके का इस समय टेम्परेचर है और ये हवा से जो है उस तरीके से फैलने का खतरा उतना नहीं है। लेकिन अगर आप कमरा बिल्कुल बंद रखेंगे, एयर कंडीशनर चल रहा है जिसमें सर्कुलेशन पूरा नहीं हो रहा है बाहर से, उस स्थिति में आपको जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और ये गाइडलाइन शुरू से हम कहते रहे हैं कि जितना वेंटिलेशन प्रॉपर रखेंगे उतने चांसेस कम है। 100% किसी से प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, ये प्रोबेबिलिटी का है कि कब चांसेस कम होगा कब ज्यादा होगा। बंद कमरे में हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए ये कभी भी एडवाइज नहीं किया जा सकता कि आप बंद कमरे में को जो है बिल्कुल। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजय रॉय कि आप घर के खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए, हवा से अगर फैल भी रहा है तो भी क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो आप ज़्यादा सुरक्षित होंगे। खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे तो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो भीतर ही भीतर इन्फेक्शन आपको हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर के सेठी भी जुड़ गए हैं, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं। डॉक्टर के सेठी, हमने देखा कि हर घर में इस वक्त ऑक्सीमीटर है और ऑक्सीमीटर में कई तरह की शिकायतें आ रही हैं और लोग पैनिक क्रिएट कर दे रहे हैं। ऑक्सीमीटर लगाते ही अगर उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, अचानक से हॉस्पिटल के लिए रश करने लगते हैं। ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर गलत तरीके से ऑक्सीमीटर रखा जाए तो सारी वैल्यूज जो हैं वो खराब आती हैं, कम आती हैं और लोग घबरा जाते हैं। ऑक्सीमीटर के अंदर जब हम ऑक्सीमीटर को खोलते हैं तो उसके अंदर फिंगर डालने का एक पैड होता है। तो ये हमें देखना है कि जो फिंगर का पल्प होता है हमारा, ये वाली जगह होती है जी, जैसे कि आप देखें तो यहाँ से ऑक्सीजन का सिग्नल लिया जाता है। तो ये ठीक जगह पे रखी होनी चाहिए और उसके ऊपर एकदम सीधी लाइन में रहनी चाहिए ऑक्सीमीटर के जी। और उसके बाद आपको पल्स का सिग्नल होगा कि कितनी पल्स चल रही है आपकी 1 मिनट के अंदर। उस सिग्नल जितना बड़ा होगा और क्लीन होगा उतना कनेक्शन आपका ठीक है वहाँ पे, तो ठीक रीडिंग आएगी। दूसरा ये है कि ऑक्सीमीटर को चेक भी करना चाहिए किसी नॉर्मल बंदे के ऊपर लगा के कि आपका मेथड ठीक है कि नहीं। और नॉर्मल बंदे की ऑक्सीजन जैसे 95% के आसपास उम्मीद की जाती है, तो वैसी अगर आ रही है तो इसका मतलब मशीन ठीक है, लगाने का मेथड गलत है या फिर पेशेंट वाकई में ऑक्सीजन कम है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के आगे जानेंगे कि जो तमाम तरह के ऑक्सीमीटर आपके मोबाइल से लेकर आपके घड़ी में आ रहे हैं, क्या वो ऑक्सीमीटर की रीडिंग पर आप भरोसा कर सकते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।